Welcome back. Today we are going to start Mathematical Tools Part 2 for Physics. जैसा कि आप जानते ही हैं, my name is Sarthak Baveja. My qualification is M.Tech in Mechanical Engineering from NIT Jalandhar, Punjab. I secure GATE score of 609 in 2017 and my experience regarding in teaching career for NEET and JEE mains is 3 years plus. So जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, there are 6 basic tools priorly we should know to begin with the physics. और हमने फर्स्ट वीडियो में बेसिक एल्जेब्रा डिस्कस किया था ब्रीफ में. जिन लोगों ने नहीं देखा हो वो प्लीज़ फर्स्ट वीडियो फर्स्ट देखें, उसके बाद सेकेंड वीडियो से कंटिन्यू करें. आई हैव एक्सप्लेन the concepts of basic algebra in first video and this is my second video for mathematical tools in which we are going to study in brief the basic trigonometry. Okay, we are going to study basic trigonometry in this video, which is also most important tool in physics. And let's continue. सो यहाँ पे एक ब्यूटीफुल पिक्चर आप देख रहे हैं. एक पर्सन देखो बिल्डिंग पे बैठा हुआ है और वो एक स्नैपशॉट ले रहा है. तो ये जो स्नैपशॉट ले रहा है, ये स्नैपशॉट है एक फ्लावर का. आप देख सकते हैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर है और यहाँ से ये पर्सन इसका स्नैपशॉट ले रहा है. तो आप देखिए इसकी जो हाइट है जहाँ पे ये पर्सन बैठा हुआ है, इसकी हाइट हमें दी हुई है कैपिटल एच और इसका जो डिस्टेंस है इस बिल्डिंग का जो फ्लावर से डिस्टेंस है वो है x. ठीक है, तो अब आप ये सोचिए कि हम जब इस बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के कोर्स को बिगिन करें तो सबसे पहले हमारे मन में यही क्वेश्चन आता है कि व्हाई शुड वी स्टडी दिस कोर्स. ठीक है, तो प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन में हम डिफरेंट चीज़ें देखते हैं. तो अगर सपोज करो इस मैन को जानना है कि वो कितनी दूर बैठा है उस फ्लावर से, उसका डिस्टेंस कितना है. सपोज वी नीड टू कैलकुलेट दिस द वैल्यू ऑफ x, है ना. तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री हमारे काम आती है. तो प्रैक्टिकली सबसे पहले ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि ट्रिग्नोमेट्री हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ कहाँ पे अप्लाई होती है. ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल आप देख सकते हैं. सपोज करो आपको हाइट दे दी गई बिल्डिंग की जहाँ पे मैन बैठा हुआ है, उसकी हाइट आपको सपोज करो दे दी गई 22 मीटर्स. और अल्फा यहाँ पे देखो, दिस अल्फा इज नोन एज हियर एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना. जो मैन नीचे की तरफ देख रहा है, देखो तो मैन जब नीचे की तरफ देखेगा तो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनेगा फ्लावर का, है ना, तो ये अल्फा को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक है, तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं. अब अल्फा आपको सपोज करो दे दिया गया 30 डिग्री. ठीक है, सपोज करो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री. यू हैव टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस x. तो इस तरह के प्रैक्टिकल सिचुएशन से डील करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना. तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था. आगे हम ऐसे और एग्जाम्पल्स देखेंगे जिससे आपको ये चीज़ क्लैरिफाई हो जाए कि हमें ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ना क्यों है ना. तो लेट्स कंटिन्यू विद अनदर एग्जाम्पल. अनदर ब्यूटीफुल एग्जाम्पल आप देख सकते हैं. एक लेडी बोट में जा रही है. ये रिवर है यमुना रिवर और ये जो मॉन्यूमेंट है इस मॉन्यूमेंट का नाम है ताजमहल. एंड शी वांट्स टू मेजर द हाइट ऑफ दिस मॉन्यूमेंट. सो हाउ कैन शी मेजर द हाइट ऑफ दिस मॉन्यूमेंट? दैट्स व्हाई we are studying the basic trigonometry so that we can apply the concepts of trigonometry in a practical life situation, है ना. तो अगर इस लेडी को पता चल जाए कि एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ पे देखो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, हॉरिजॉन्टल से देखो एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ देखना, है ना. अभी हमने डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करी थी. जब वो मैन ने स्नैपशॉट लिया था तो उसने नीचे की तरफ देखा था. अब ये लेडी ऊपर की तरफ देख रही है तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन हम इसको कहेंगे. तो अगर हमें एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा और बीटा पता चल जाए, है ना, और हमें ये वाली डिस्टेंस पता चल जाए, है ना, लेडी की आंख से देखो ये डिस्टेंस अगर हमें पता चल जाए तो हम ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगा के कैपिटल एच और स्मॉल एच की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना. तो इस तरह की सिचुएशन में जब हमें कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना हो तो हम ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेंगे.
Okay. So one more example for you, so that trigonometrical concepts will be very crystal clear to you. Okay. Now you can see the girl is watching the air balloons. You have heard about this term air balloons. You can see in the picture also. ये एयर बलून्स जो हवा में है, यहाँ पे देखो, जब गर्ल देख रही थी इसको तब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा था, है ना. अब कुछ टाइम बाद जो एयर बलून है वो पोजीशन ए से पहुंच गया पोजीशन बी पे, है ना. तो पोजीशन ए से जब बी पे पहुंच गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन देखो, यहाँ पे जो गर्ल खड़ी है ये इस बलून को देख रही है, कॉन्स्टेंटली देख रही है. तो कुछ टाइम बाद वो ऑब्जर्व करती है कि एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया अल्फा से बीटा, है ना. अल्फा से बीटा चेंज हो गया. नाउ शी वांट्स टू नो द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, दैट इज अ डिस्टेंस initially while she was observing the balloon, and the distance finally after the air balloon has reached the position B. Okay, so in this condition also trigonometry is very very important for us to calculate the unknown parameters with the help of known parameters. Okay, अगर इस गर्ल को पता चल जाए कि अल्फा और बीटा की वैल्यू इसको पता चल जाए और इसको ये डिस्टेंस पता चल जाए x और y, तो शी कैन ईजिली कैलकुलेट द डिस्टेंस a एंड b विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. तो कुछ पैरामीटर्स अननोन होंगे और कुछ पैरामीटर्स नोन होंगे. इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. तो अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री हमें क्यों पढ़ना चाहिए. ये चीज़ क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम भी इवन फिज़िक्स में जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे तो ये चीज़ हमें समझ नहीं आती थी कि हमें ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ना है. हम सीधा इक्वेशन से डील करते थे और डायरेक्ट हम सॉल्व करना स्टार्ट कर देते थे. तो जब हम इन सब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स को दिमाग में रख के फिर मैथमेटिकल इक्वेशंस को देखेंगे तो हमें उसकी फील आएगी पूरी. हमें पता चलेगा कि हाँ, इसलिए हमें ये इक्वेशन लगाना है ताकि इससे हमें ये सिचुएशन में हम डील कर सकते हैं. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन विद द ट्रिग्नोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स एंड मैथमेटिकल इक्वेशंस. So first of all we are going to define the trigonometry. So trigonometry is nothing but it is a Greek word. Trigonometry is made up of 3 Greek words. Number 1 is tri. Tri means 3. जैसा कि हम जानते हैं ट्राई का मतलब होता है 3. Gon, another word is gon. Gon means sides. And metro means measurement. So trigonometry is the study of the relationship between sides of triangle and angles of triangle. So यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि हम एंगल्स और साइड्स के बीच में रिलेशन पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में. और ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक डेफिनेशन भी यही है. ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड्स एंड मेट्रो मीन्स मेजरमेंट. सो वी आर गोइंग टू डील विद द measurements of the 3 sides of a triangle and the relation between the sides and the angles of a triangle. Okay, basic trigonometry. In physics generally circular method is used to solve problems. Generally हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? सर्कुलर मेथड यूज करते हैं फिजिक्स में, इसलिए हम यही मेथड को डिस्कस कर रहे हैं. टू यूज द सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स एंड द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको डिग्री और रेडियन का रिलेशन पता है तो आप कोई भी एंगल को किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे देखो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, ये रिलेशन हमें याद होना चाहिए. अब ये आया कैसे तो वो देखते हैं. सपोज करो ये सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर है O और इसका रेडियस है स्मॉल r. ठीक है, अब यहाँ पे सपोज करो इसने सबटेंड किया थीटा एंगल, तो हम ये सर्कुलर आर्क की जो लेंथ है इस L को कैसे डिफाइन करेंगे? इस L को डिफाइन करते हैं हम
थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ आर्क, है ना। तो अब अगर थीटा की वैल्यू 360 डिग्री होगी तो 360 डिग्री में देखो पूरी बाउंड्री लेंथ कवर हो जाएगी। तो पूरी बाउंड्री लेंथ कवर हो जाएगी तो टोटल सरकमफेरेंस क्या होता है सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2πr, ठीक है। तो जब थीटा की वैल्यू 360 रखोगे तो आपको लेंथ मिलेगी 2πr, है ना। तो 360 डिग्री यहाँ पे आप 360 रखोगे तो 360 किसके बराबर हो जाएगा, 2πr। लेंथ मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट करी, देखो L की जगह पे मैंने पुट किया 2πr, दैट इज द लेंथ ऑफ पेरीमीटर ऑफ द सर्कल अपॉन स्मॉल r। तो जब हम इसको r से डिवाइड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 2π। इसका मतलब थीटा की जो 360 डिग्री वैल्यू हमने यहाँ पुट करी वो किसके इक्विवेलेंट है, 2π के इक्विवेलेंट। थीटा की जो 360 डिग्री की वैल्यू है वो किसके इक्विवेलेंट हो गई, 2π के। तो अगर 2π, हेंस इफ 2π इज इक्विवेलेंट टू 360 डिग्री, अगर 2π 360 डिग्री के इक्विवेलेंट है तो पाई उसका आधा कर दो, 2π का आधा पाई किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 180 डिग्री के। तो हमने ये रिलेशन को प्रूव कर दिया कि पाई रेडियन, सर्कुलर मेजरमेंट में हम जो एंगल को मेजर करते हैं वो रेडियन में करते हैं, तो पाई रेडियन किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री की। ये रिलेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको फिजिक्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में हेल्प करेगा अगर आपको ये रिलेशन याद है तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, है ना। कई बार बच्चे छोटी छोटी मिस्टेक कर जाते हैं इन छोटे छोटे टूल्स में, इसलिए ये टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही सीरियसली होकर पढ़ना है ताकि आपकी छोटी छोटी मिस्टेक्स बच जाए, है ना। तो हमारे को ये रिलेशन पता होना चाहिए कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। ओके, लेट्स कंटिन्यू। अब हमारे पास दो चीजें हो सकती है, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि अगर हमें डिग्री में दिया हो एंगल और हमें रेडियन में कन्वर्ट करना हो, है ना। फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज इफ एंगल इज गिवन इन डिग्री एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इन रेडियन। तो हमको जैसे कि रिलेशन पता है कि 180 डिग्री में पाई रेडियंस होते हैं, तो x डिग्री में कितने रेडियन होंगे। तो हमने सिंपल यूनिटरी मेथड लगाया जो हम 5th-6th क्लास में सीख के आते हैं। तो बाय सिंपल अप्लाइंग यूनिटरी मेथड वी गेट x इंटू पाई बाय 180। सो x इंटू पाई बाय 180 बाय यूनिटरी मेथड, द आउटपुट इज इन रेडियन। इसका जो आउटपुट होगा वो किस में होगा, रेडियन में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आउटपुट आपको मिल जाएगा किस में मिल जाएगा, रेडियन में मिल जाएगा। ओके, सो अगर हमें रेडियन में दिया है और पूछा है कि आप डिग्री में उसको कन्वर्ट करो, सो हमारे पास सेकंड यूनिटरी मेथड है। देखो, अगर हमें रिलेशन तो बेसिक पता ही है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। सपोज करो हमें x रेडियन दिया है और बोला है कि डिग्री में आंसर कितना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे, x इंटू 180 अपॉन पाई, है ना। तो यहाँ पे जो हमारा आउटपुट आएगा वो डिग्री में आएगा और इधर जो हमारा आउटपुट आएगा वो रेडियन में आएगा। तो हमें ये कन्वर्जन आना चाहिए कि डिग्री को आप रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे और रेडियन टू डिग्री में कैसे कन्वर्ट करोगे। एक चीज यहाँ पे नोटिस करना, जब हमने रेडियन में आउटपुट चाहिए था, है ना, मतलब रेडियन में आउटपुट के लिए हमने कौन से फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, पाई अपॉन 180, और डिग्री में आउटपुट के लिए हमने किस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, 180 अपॉन पाई। कई बच्चों को ये फैक्टर डायरेक्टली याद रहते हैं, अगर डायरेक्टली याद रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और आप ऐसे भी देख सकते हैं, जब डिग्री में दिया हो तो देखो डिग्री डिग्री क्रॉस में, है ना। किसी भी चीज़ को जब हम पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम उस चीज़ को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। बेसिकली हम किसी भी चीज़ से जब किसी फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे पाई से मल्टीप्लाई किया, है ना, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई किया, मतलब पाई से मल्टीप्लाई करा न्यूमरेटर में, इसका मतलब मैं उस फैक्टर को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। जब मैं उस फैक्टर को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा पाई को, तो ऑब्वियसली रेडियन ही यूनिट आएगा। अगर मैं किसी चीज़ को एलिमिनेट करना चाहता हूँ तो मैं उस फैक्टर से उसको डिवाइड कर देता हूँ। जैसे मैंने आप पाई से अगर डिवाइड किया तो मैं रेडियन को एलिमिनेट करना चाह रहा हूँ, है ना, तो आउटपुट मेरा ऑब्वियसली डिग्री में आएगा। तो ये चीज़ की बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि कब हमें रेडियन में आउटपुट चाहिए तो वो हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए, और जब हमें डिग्री में आउटपुट चाहिए तो वो भी हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए। अब हम यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल्स देख सकते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल देखो, फर्स्ट एग्जांपल इज 30 डिग्री, यू हैव टू कन्वर्ट 30 डिग्री इनटू रेडियन। तो 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते थे, पाई अपॉन 180। तो जब हम पाई अपॉन 180 वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आंसर रेडियन में मिल जाएगा, जैसा कि अभी अभी हमने देखा,
है ना। तो जब आप इसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे देखो 36 तो आपको मिल जाएगा पाई बाय 6 रेडियन। ओके, सिमिलरली देखो 45 डिग्री को आप पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा पाई अपॉन 4 रेडियन। ठीक है, 60 डिग्री देखो, 60 डिग्री मैंने इंटेंशनली यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, ये आपको सॉल्व करना है खुद से, एक प्रैक्टिस करके देख लेना। 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके मुझे कमेंट करके वीडियो में बताना कि कितना आंसर आ रहा है। 90 डिग्री देखो, 90 डिग्री को आप कैसे करोगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा पाई अपॉन 2 रेडियन। सिमिलरली 120 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे पाई अपॉन 180 से, तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई जब करोगे तो आपको मिल जाएगा 2 पाई बाय 3 रेडियन। 135 डिग्री भी आप खुद करके मेरे को कमेंट करके बताओगे। 150 डिग्री सिमिलरली आप ये सारे चेक करोगे, 150 डिग्री को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करो, देखना कि 5 पाई बाय 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 180 डिग्री को जैसा कि हम जानते ही है, हमने अभी अभी प्रूफ किया कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, दिस इज वी हैव लर्न बाय सर्कुलर मेथड। एंड 360 डिग्री, अगर 180 डिग्री पाई रेडियन है तो 360 डिग्री उसका डबल हो जाएगा, दैट इज 2 पाई रेडियन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू मेजर द एंगल्स। हमें एंगल कैसे मेजर्स करने हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो एक चीज आप ध्यान रखिए, जब भी आप काउंटर क्लॉकवाइज, ये CCW का मतलब है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, CCW मीन्स काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप लिखना चाहो तो इसको अपनी कॉपी में लिख लो, यहाँ CCW का मतलब है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब भी हम काउंटर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेजर करेंगे तो उसको हम हमेशा पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। ठीक है, उसको हम हमेशा क्या कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव। अब दूसरा देखो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है एंगल को मेजर करने के लिए, या तो काउंटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, या तो क्लॉकवाइज। तो जब हम क्लॉकवाइज एंगल को मेजर करेंगे तो ये रेफरेंस एक्सिस हमारी देखो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन। जब हम क्लॉकवाइज एंगल को मेजर करेंगे तो वो हमारा एंगल नेगेटिव होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, एंगल मेजर्ड इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन आर पॉजिटिव, एंगल मेजर्ड इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन आर पॉजिटिव, and angles measured in clockwise direction are negative। यहाँ एग्जाम्पल्स से हम समझते हैं। सपोज करो हमने यहाँ से स्टार्ट किया एंगल को मेजर करना, x और y हमारा रेफरेंस एक्सिस है, हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं एंगल, हम काउंटर क्लॉकवाइज में रोटेट हो रहे हैं। जब हम काउंटर क्लॉकवाइज में रोटेट होते होते कहाँ पे पहुँच गए, हम पहुँच गए 9 पाई बाय 4 प्लस 9 पाई बाय 4। देखो यहाँ पे हमने पॉजिटिव एंगल लिखा हुआ है क्योंकि हम काउंटर क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं। अब ये एग्जांपल देखो, यहाँ पे भी हमने देखो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट किया, रोटेट कर कितना रोटेट किया हमने, 3 पाई रोटेट किया, तो 3 पाई काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया मतलब पॉजिटिव है। अब यहाँ पे आप देखो हमने नेगेटिव ऑफ 3 पाई बाय 4 लिखा है। यहाँ नेगेटिव क्यों लिखा है, क्योंकि हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया है ना। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब आप रोटेट करोगे तो आप एंगल्स पे नेगेटिव का साइन लगाओगे। अब यहाँ पे देखो फिर से हमने क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो जब हम क्लॉकवाइज जब भी रोटेट करेंगे तो हमारा एंगल कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और रेफरेंस एक्सिस हमेशा एक्स एक्सिस को मानेंगे, एक्स एक्सिस हमारी बेस एक्सिस होगी, इसी से हम रोटेशन स्टार्ट करेंगे। तो जब भी हम काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो एंगल पे हम पॉजिटिव का साइन लगाएंगे, जब भी हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो एंगल पे नेगेटिव का साइन लगाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम चलते हैं कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की तरफ। सो व्हाट इज बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? वी विल स्टडी रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हम साइड के रेशियो की बात करेंगे अब। तो साइड के रेशियो की जब भी हम स्टडी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल्स, तो अगर एक एंगल 90 डिग्री में, एक एंगल 90 डिग्री का है राइट एंगल में, तो बाकी अदर एंगल्स आपके एक्यूट ही होंगे। तो एक्यूट एंगल्स के रिलेशन साइड के साथ जब हम डील करेंगे तो उसको हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की अब हम बात करेंगे। तो यहाँ से P को मैंने डिनोट किया देखो परपेंडिकुलर, B से हमारा बेस और H से हमारी हाइट, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। दिस इज द P इज परपेंडिकुलर साइड, B इज द बेस साइड एंड H इज द
hypotenuse. Okay, h is not height here, h is the hypotenuse. You can write h is hypotenuse. Okay, so now यहाँ पे आप एक टेबल देख सकते हो, जैसे कि हमें साइन ऑफ एंगल निकालना है। तो साइन ऑफ एंगल निकालने के लिए सपोज करो हमें साइन ऑफ थीटा निकालना है यहाँ पे। तो थीटा एंगल जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी P अपॉन एच, है ना, P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सपोज करो मुझे कॉस थीटा निकालना है, तो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर मुझे टैन थीटा निकालना है तो टैन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सिमिलरली अगर आपको कॉसेक थीटा निकालना है तो कॉसेक थीटा के लिए साइन का उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिखोगे हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सिमिलरली आपको सेक थीटा निकालना है तो सेक थीटा इज इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, तो इनवर्स ऑफ कॉस थीटा करोगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सिमिलरली आपको कॉट थीटा निकालना है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, सो जैसा कि अभी अभी हमने देखा ट्राइंगल में ट्राइंगुलर रिलेशंस हम निकाल रहे थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो इन्हीं को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा आप ऐसे भी निकाल सकते हो, इट इज ऑल्सो नोन एज साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो जब आप साइन थीटा को cos थीटा से डिवाइड करोगे तो आपको अपने आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस मिल जाएगा। ठीक है, जब आप साइन थीटा cos थीटा को डिवाइड करोगे, यहाँ पे इस इक्वेशन को डिवाइड करोगे, सो यू विल गेट tan थीटा। ओके, सो अब हम देखते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। जैसा कि अभी हमने बात किया तो कॉसेक थीटा इज इनवर्स ऑफ साइन थीटा, है ना, तो इनवर्स ऑफ साइन थीटा से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 1। सिमिलरली सेक थीटा इज इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, तो सेक थीटा को मैं 1 अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकता हूँ। तो जब 1 अपॉन कॉस थीटा लिखूंगा तो कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। जब कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा 1। ठीक है, सिमिलरली आप टैन थीटा इंटू कॉट थीटा करोगे तो आपको मिलेगा 1। अब कॉसेक थीटा क्या होता है, जैसा कि अभी अभी हमने देखा कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। तो साइन थीटा होता था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, कॉस थीटा होता था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। वैसे कॉट थीटा टैन थीटा का इनवर्स हो जाएगा, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। Now we are going to study the most favorite angle for NEET और JEE Mains। देखो ये बहुत ही फेवरेट एंगल है इन दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। अगर मैं बात करूं तो इन दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये वाला एंगल बहुत ही फेवरेट है। तो कौन सा फेवरेट एंगल आप सोच रहे होंगे, तो ये फेवरेट एंगल है 37 डिग्री और दूसरा जो है 53 डिग्री, है ना। तो ये दोनों एंगल्स बहुत ही फेवरेट एंगल है और इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक ये है, आप ऐसे याद रख सकते हैं, इट्स अ मैजिक ऑफ 3, 4 एंड 5। इट्स अ मैजिक ऑफ 3, 4, 5। एक ट्राइंगल याद रखो जिसमें साइड्स होगी 3, 4 एंड 5, 190 डिग्री एंगल, एंड एक्यूट्स एंगल आर 37 डिग्री एंड 53 डिग्री। तो अगर आपको ये ट्राइंगल याद है तो आप टफ से टफ प्रॉब्लम जो कि नीट और जेईई मेंस में पूछे जाते हैं, जहाँ पे इस ट्राइंगल की बहुत जरूरत आपको पड़ेगी, तो ये ट्राइंगल आपको याद होना चाहिए, है ना। तो परपेंडिकुलर देखो यहाँ पे 3 है, बेस यहाँ पे कितना है 4 और हाइपोटेन्यूज कितना है 5। दिस एंगल इज 37 एंड दिस एंगल इज 53। ओके, आप सम करके देख लो, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो अगर हमें साइन 37 निकालना तो साइन थीटा क्या होता है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज करोगे तो 3/5 मिल जाएगा। सिमिलरली उसका उल्टा करोगे तो कॉसेक 37 मिल जाएगा, दैट इज 5/3। अब cos 37 क्या होता है, cos 37 इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस का वैल्यू कितना है यहाँ पे 4, तो बेस का वैल्यू आप यहाँ 4 रखोगे और हाइपोटेन्यूज कितना है 5, तो cos 37 इज 4/5। ये वैल्यू आपको याद अपने आप हो जाती है। आप बहुत सारे क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करते हो तो ये सारी चीजें आपको अपने आप याद हो जाती है। यहाँ पे खाली आपको टूल बताया हुआ है कि ये टूल बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल है
जो नीट और जेई मेंस में काफ़ी बार आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस जो बच्चे सॉल्व करते हैं उन्हें पता होगा कि ये वाला एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको बोला है मोस्ट फेवरेट एंगल फॉर नीट और जेई मेंस। ठीक है, अब सेक 37 आपको निकालना है। तो सेक हमें पता है कॉस का उल्टा करोगे तो 4/5 का इनवर्स कर दोगे 5/4। अब हमें tan 37 निकालना है। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर का लेंथ कितना है 3 और बेस का लेंथ कितना है 4। तो tan 37 आ जाएगा 3/4। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, tan 37 का वैल्यू 3/4। तो cot 37 निकालना हो तो आप उसका उल्टा कर दोगे, इनवर्स कर दोगे, दैट इज 4/3। मैं फिर से कह रहा हूं, दिस इज द मोस्ट फेवरेट एंगल फॉर नीट और जेईई मेंस and you have to remember this angle, and this triangle is definitely very helpful for solving the problems of the physics. अब जैसे कि हमने 37 डिग्री के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाले थे, तो अब हम 53 डिग्री के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे। तो 53 डिग्री के लिए कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे? हाउ कैन यू फाइंड आउट ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज for theta equal to 53 degree that we have calculated for theta equal to 37? जो भी हमने 37 डिग्री के लिए सब निकाले थे, अब वही चीज हमें 53 डिग्री के लिए निकालनी है विदाउट यूजिंग ट्राइंगल। अब बिना ट्राइंगल का यूज करे हम ये चीज कैसे करेंगे? तो इट इज सिंपली बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज करके ये चीज कर सकते हैं। अब यहाँ आप देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल साइन 90 माइनस थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा। तो जो कॉस 37 की वैल्यू होगी वही वैल्यू यहाँ पे साइन 53 की होगी, सेम वैल्यू। जो कॉट 37 की वैल्यू हमने अभी देखी उसकी वैल्यू बराबर होगी tan 53 की, क्योंकि ये एंगल्स कैसे, ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब कॉसेक 53 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? कॉसेक 53 की वैल्यू हो जाएगी सेक 37। तो सेक 37 भी हम निकाल चुके हैं, कॉट 37 भी हम अभी निकाल चुके हैं, और कॉस 37 भी हम निकाल चुके हैं। तो यहाँ से आपको साइन 53 भी मिल जाएगा, tan 53 भी मिल जाएगा, cosec 53 भी मिल जाएगा। So you can calculate all the 6 trigonometric ratio with this equation. Okay, these are all the examples of complementary angles. ये सब कैसे angles होंगे? These are all examples of complementary angles. Next we are going to see some standard trigonometric identities. ये identities बहुत ही standard है और इन आइडेंटिटीज का बहुत ही यूज होता है। आप 10th क्लास से इन आइडेंटिटीज को पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी ये आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए, इसलिए इस वीडियो में हमने रखी है। सम स्पेसिफिक एंगल्स कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम आइडेंटिटीज नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की हेल्प से हम कुछ स्पेसिफिक एंगल्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। पहली आइडेंटिटी देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, which is the very most important. Actually this is the basic and fundamental identities. These 3 identities are basic fundamental identities. Next we can see 1 plus tan square theta equal to sec square theta, and third identity is 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. ये तीनों आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये तीनों आइडेंटिटीज बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल है, और इनकी हेल्प से हम कई बार क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सपोज करो हमें साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पता चल जाएगा। अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पता है, सपोज करो 1/5 है, ठीक है, तो हमें कॉस थीटा का वैल्यू अगर फाइंड करना है तो हम डायरेक्टली फर्स्ट आइडेंटिटी लगाएंगे, तो 1 माइनस 1/5 कर देंगे और उसका रूट ले लेंगे, तो हमें कॉस थीटा का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। तो यू विल गेट √4/5 दैट इज 2/√5। तो 2/√5 डायरेक्टली हमें कॉस थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। तो हमें किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हमें दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना हो तो ये आइडेंटिटीज बहुत ही काम आएगी। तो इसलिए आपको ये बेसिक फंडामेंटल आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए, क्योंकि ये हर क्वेश्चन में वैलिड होंगी। ओके, अब हम कुछ जनरल ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये है, दैट इज साइन a प्लस बी। देखो यहाँ एंगल में हमने a प्लस बी किया है ना। तो साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। कई लोग इसको ऐसे भी लर्न करते हैं, एस सी प्लस सी एस, है ना, एस सी प्लस सी एस। तो आपको जिस मेथड में ये चीज याद रहे आपके लिए बेस्ट है। साइन ऑफ a प्लस बी आपको पता होना चाहिए, है ना। तो साइन ऑफ a प्लस बी को याद रखने के कई तरीके हैं, जैसा कि मैंने एक आपको बता दिया, एस सी सी एस, है ना।
तो यहाँ पे हो गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर a की वैल्यू b के बराबर है, इफ a इज इक्वल टू b, तो मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ यहाँ पे, देखो साइन ऑफ a प्लस a, b की जगह पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया a, तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन। तो यहाँ से आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आ गया, देखो साइन 2a का रिजल्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2a इक्वल टू 2 टाइम साइन ए कॉस ए। बहुत सारे फिजिक्स के प्रॉब्लम्स में ये रिलेशन यूज होंगे डायरेक्टली, तो अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड। अब एक और चीज हम देखते हैं, सपोज करो अगर हम इस इक्वेशन को जो हमने अभी डिराइव करी साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए को अगर हम डिवाइड और मल्टीप्लाई करें बाय इक्वेशन ऑफ कॉस ए, अगर हम इसको कॉस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो देखो हमें क्या मिलेगा, 2 साइन ए अपॉन कॉस ए से डिवाइड किया इंटू कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर न्यूमरेटर में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा, साइन ए अपॉन कॉस ए, तो साइन ए अपॉन कॉस ए विल बी tan ए, है ना। तो ये हो जाएगा 2 tan ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, तो 2 tan ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर ए को जब मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा तो इट विल बिकम सेक स्क्वायर ए, सो यू विल गेट 2 tan ए अपॉन सेक स्क्वायर ए। और सेक स्क्वायर ए की आइडेंटिटी हमने अभी अभी देखी कि सेक स्क्वायर ए की जो बेसिक फंडामेंटल आइडेंटिटी अभी हमने डिस्कस करी, सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए, दैट इज द बेसिक फ्रॉम वेरी बेसिक फंडामेंटल आइडेंटिटी। तो यहाँ पे हमें एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के मिला, देखो 2 tan ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम साइन 2a की जगह पे, कई बार डायरेक्टली हमें साइन 2a दिया होता है तो साइन 2a को हम ऐसे भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, दैट इज 2 tan ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो सबसे पहले हमने देखा साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, ये आपको पता होना चाहिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर हमने a और b की वैल्यू इक्वेट करी तो हमें क्या मिल गया, साइन 2a की वैल्यू मिल गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब हमने क्या किया, इस इक्वेशन को cos a से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई किया और रीअरेंज किया तो हमें मिल गया 2 tan ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। सी दी ऑल थ्री रिजल्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिजल्ट नंबर 1, रिजल्ट नंबर 2 एंड रिजल्ट नंबर 3 फ्रॉम द फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम देखते हैं दूसरी आइडेंटिटी, साइन ऑफ a माइनस बी। तो साइन ऑफ a माइनस बी को हम कैसे एक्सपांड करेंगे, साइन ऑफ a माइनस बी विल बी साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं sc माइनस cs, जैसा कि अभी अभी हमने बताया था sc माइनस cs, ऐसे भी आप इसको लर्न कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आइडेंटिटी हम देखते हैं कॉस ऑफ a प्लस बी, दैट इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, है ना। तो इसको बच्चे ऐसे याद रखते हैं, दैट इज सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, है ना। कॉस का स्क्वायर होगा माइनस साइन का स्क्वायर होगा, इस तरह से आइडेंटिटी आएगी, है ना। मतलब कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस 2 बार आ गया ना, तो कॉस का स्क्वायर हमने ले लिया शॉर्टकट इसको याद रखने के लिए, और साइन का स्क्वायर नेगेटिव में। तो अगर a इक्वल टू बी रखोगे इस इक्वेशन में कॉस ऑफ a प्लस बी की, तो यहाँ पे b की जगह पे a सब्स्टिट्यूट करो तो आपको ये मिल जाएगा कॉस ऑफ a प्लस ए इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए, सो यू विल गेट कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस 2a को हम ऐसे भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, दैट इज कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। दिस इज द वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, है ना। अब यहाँ पे हमें बेसिक आइडेंटिटी पता है तो हम उसका यूज करेंगे। देखो बेसिक आइडेंटिटी आपको क्यों पता होनी चाहिए वो आपको अब पता चलेगा कि जब भी हमें सब्सिडरी आइडेंटिटी निकालनी होती तो बेसिक आइडेंटिटी की हम हेल्प जरूर लेंगे। तो अगर हम कॉस स्क्वायर को यहाँ पे रख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो हमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल जाएगा, दैट इज कॉस 2 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। सिमिलरली हम यहाँ पे बेसिक आइडेंटिटी अगर साइन स्क्वायर की जगह पे सब्सटीट्यूट करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, सो आई विल गेट 2 cos 2 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। दिस इज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो इनमें से कोई भी फॉर्म आपके क्वेश्चन में काम आ सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है और किस कंडीशन से पूछा हुआ है, लेकिन आपको ये सारे फॉर्म पता होने चाहिए। नेक्स्ट आता है cos 2a को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, है ना। अब इसका प्रूफ देखते हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो इसका प्रूफ देखते हैं। तो हमने क्या किया, tan a को सब्सटीट्यूट कर दिया sin a अपॉन cos a, जैसा कि अभी अभी हमने पढ़ा था प्रीवियस स्लाइड में कि हम tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे tan a की जगह पे हमने सब्सटीट्यूट कर दिया sin a अपॉन cos a। वैसे ही हमने डिनोमिनेटर में भी tan a को सब्सटीट्यूट कर दिया sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, है ना, tan स्क्वायर की जगह पे।
तो जब हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ ऐसा रिलेशन मिलेगा, दैट इज कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए होल अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ से देखो कॉस स्क्वायर ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, न्यूमरेटर में बचेगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, एंड डिनोमिनेटर का देखो हमारी बेसिक आइडेंटिटी हमें पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो हमने डिनोमिनेटर में ये चीज सब्स्टिट्यूट करी और न्यूमरेटर हमें मिल गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर को अभी अभी हमने देखा क्या बोलते हैं, कॉस 2a। तो यहाँ से हमें ये एक और प्रूफ मिल गया कि हम कॉस 2a को टैन थीटा के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर है। तो ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये अगर आपको डायरेक्टली याद रहता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप इसको यहाँ पे निकाल सकते हैं। देखिए 2 से 3 स्टेप में आपको आंसर मिल गया, ठीक है। सो दिस रिलेशन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो बेसिक आइडेंटिटीज इसलिए मैंने आपको बताई थी, बेसिक आइडेंटिटीज का हर जगह पे यूज होता है, तो जब तक आपको बेसिक आइडेंटिटीज नहीं पता होगी यू कैन नॉट फाइंड द प्रूफ ऑफ सच टाइप ऑफ रिलेशंस, ओके। सो समटाइम ये प्रूफ्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। कुछ बेसिक प्रूफ जेई मेंस वाले बच्चों को आने ही चाहिए और उनको आते भी हैं, लेकिन नीट वालों को अगर इतने बेसिक प्रूफ नहीं आ पा रहे हैं तो उनको यहाँ पे देखिए cos a माइनस बी का रिलेशन, दैट इज cos a cos b प्लस sin a sin b, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब tan a प्लस b को हम कैसे एक्सपांड करेंगे, दैट इज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan का भी रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन में अप्लाई हो जाता है। अगर हम यहाँ पे a और b की वैल्यू सेम सब्सटीट्यूट करेंगे tan की इक्वेशन में, तो हमें tan 2a की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज tan 2 थीटा विच इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, है ना। ये वाला रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, tan 2 थीटा वाला रिजल्ट बहुत बार यूज हुआ है। अब tan ऑफ a माइनस बी को हम कैसे लिखेंगे, देखो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। आप देख सकते हैं tan a प्लस बी और a माइनस बी में क्या फ़र्क है, खाली साइन का ऑल्टरनेट चेंज कर दिया है। देखो tan a प्लस बी था तो हमने न्यूमरेटर में प्लस लिया साइन, डिनोमिनेटर में माइनस लिया, और जब tan a माइनस बी था तो न्यूमरेटर में माइनस लिया हमने, उल्टा कर दिया, और डिनोमिनेटर में प्लस कर दिया, है ना। तो ये चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं tan a माइनस बी के फॉर्मूले में और tan a प्लस बी के फॉर्मूले। वैसे ही कॉट में भी करना है, जैसे कॉट a प्लस बी हमने लिया तो कॉट a प्लस बी में क्या हो जाएगा, देखो कॉट a कॉट b माइनस 1 अपॉन कॉट a प्लस कॉट b, और जब कॉट a माइनस बी करेंगे तो वापस साइन उल्टा हो जाएगा। देखो कॉट a कॉट b प्लस 1, न्यूमरेटर में साइन रिवर्स हो गया और डिनोमिनेटर में भी साइन रिवर्स हो गया। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अब ये वाले सेट ऑफ रिलेशंस आपके तब काम आएंगे जब आप फिजिक्स में SHM और वेव्स के टॉपिक पढ़ेंगे, वहाँ पे ये वाले सेट ऑफ रिलेशंस बहुत यूज होते हैं। मैक्सिमम वहीं पे ये वाले रिलेशंस काम आएंगे आपको ट्रिग्नोमेट्री के, कि साइन a प्लस साइन b, अभी तक हम एंगल में प्लस करते थे, अब हम सेपरेटली ऐड कर रहे हैं साइन ऑफ एंगल a प्लस साइन ऑफ एंगल b। तो इसको हम कैसे एक्सपांड करेंगे, 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b बाई 2। ये रिलेशन बहुत काम आएंगे जब आप इवन साउंड भी पढ़ोगे फिजिक्स में, वहाँ पे बीट के कॉन्सेप्ट होंगे, वहाँ पे भी एक वर्क करेगा। SHM में भी जब आप सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ोगे फिजिक्स में, वहाँ भी ये सारे रिलेशंस बहुत ही काम आएंगे। इसलिए चारों रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी अपने आप में ही बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। अब साइन ऑफ a माइनस बी, देखो साइन ऑफ a माइनस बी क्या हो जाएगा, 2 कॉस a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी बाई 2, है ना। तो यहाँ पे ऐसे भी बच्चे याद रखते हैं 2s a प्लस बी बाई 2 इंटू सी a माइनस बी बाई 2। साइन का शॉर्ट फॉर्म s बना लेते हैं, कॉस का शॉर्ट फॉर्म c बना लेते हैं, और यहाँ पे देखो ब्रैकेट में a प्लस बी बाई 2 और a माइनस बी बाई 2, है ना। और जब साइन a माइनस साइन b गया तो कॉस पहले आ जाएगा और साइन बाद में आ जाएगा, मतलब साइन और कॉस रिवर्स कर दोगे, है ना। तो इस तरह से आप कुछ लिंक्स बना के इन इक्वेशंस को याद रख सकते हो। अब जैसे कि हमें दिया cos a प्लस cos b, तो cos a प्लस cos b को हम कैसे लिखेंगे, 2 cos a माइनस b बाई 2 इंटू कॉस a प्लस b बाई 2, है ना। वैसे ही जब cos a माइनस b कर दिया तो देखो वापस cos और साइन रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पे साइन आ जाएगा a प्लस बी बाई 2 और यहाँ पे साइन b माइनस a। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे a माइनस b नहीं है इस इक्वेशन में, ये चीज़ का ध्यान रखना है कि b माइनस a है ना। बहुत सारे बच्चे इस वाली इक्वेशन में गड़बड़ कर देते हैं और साइन का ध्यान नहीं रखते, a माइनस बी कर देते, जबकि यहाँ पे b माइनस a होना चाहिए। या तो आप बाहर नेगेटिव ले लो, नेगेटिव लेते हो तो a माइनस बी रख दो अंदर, लेकिन अगर आप b माइनस a रख रहे हो तो बाहर तरफ पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो इन दोनों के रिलेशंस को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना, इन दोनों में काफ़ी बच्चे गड़बड़ करते हैं।
अब हम देखते हैं बहुत ही शानदार टेबल यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, है ना। अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखो एक तरफ आपको डिग्रीज में वैल्यू दी हुई है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 37, 45, 53, 60, 90, है ना। दूसरी तरफ आपको रेडियंस में वैल्यू दी हुई है 0, π/6, 37, π/180, π/4, 53, π/180, π/3 एंड π/2, है ना। तो 90 तक की वैल्यूज आप अभी कंसिडर करो, 90 तक की वैल्यूज हम पहले कंसिडर करेंगे। तो देखो यहाँ पे साइन थीटा, सबसे पहले साइन थीटा, तो साइन 0 इज 0, साइन 30 इज 1/2। अब यहाँ पे 37 और 53 देखो जो ब्लू से मार्क है ये मैंने ऐड की है, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि फिजिक्स में जो JEE मेंस और नीट में इनका फेवरेट एंगल कौन सा है हमें जैसे कि पता ही है, अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, 37 डिग्री और 53 इनका बहुत ही फेवरेट एंगल है ना। जनरली हम 10th में पढ़ते थे कि हमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, उसके बाद डायरेक्ट 45 डिग्री पे पहुंचा देते थे, है ना, और फिर डायरेक्ट 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। लेकिन यहाँ पे देखो अब आप 11th में आ गए हो तो 11th और 12th के बच्चों के लिए ये वाले एंगल्स ऐड हो जाते हैं, दैट इज 37 डिग्री जो कि JEE मेंस और नीट का बहुत ही फेवरेट एंगल है, और दूसरा जो एंगल है दैट इज 53 डिग्री। ये दो एंगल्स आपके ऐड हो गए, ठीक है। तो अब आपको इनकी भी वैल्यूज निकालनी तो आती है। साइन 37 अभी अभी हमने निकाली थी, आपको ट्राइंगल याद रखना है, मैजिक ऑफ 3, 4 एंड 5, जैसा कि अभी अभी हम देख चुके हैं। 3/5 जो साइन थीटा की वैल्यू होगी वो cos 53 की होगी, जैसा कि हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से अभी अभी देखा। जो साइन 37 की वैल्यू होगी वही cos 53 की वैल्यू होगी। देखो आप टेबल में भी देख सकते हो, ये चीज बिल्कुल सेम है दोनों की वैल्यू। सिमिलरली जो साइन 53 की वैल्यू होगी जैसे कि 4/5 वही cos 37 की वैल्यू होगी, ये भी आप टेबल में से देख सकते हो। सो टेबल देखो सिंप्लीफाई हो जाएगा अगर आप इस तरीके से प्रॉपर्टीज की हेल्प से उसको याद रखोगे। अब हमें पता है साइन 45 और cos 45 दोनों 1/√2 होता है, तो दोनों की वैल्यू सेम हो गई, है ना। सिमिलरली साइन 0 0 होता है और cos 90 0 होता है। यहाँ भी आप सिमेट्रिसिटी देख सकते हो, इसकी लास्ट वैल्यू और इसकी फर्स्ट वैल्यू 0, है ना। वैसे ही साइन 91 होता है और cos 0 1 होता है ना। तो cos 0 1 हो गया और साइन 91 हो गया। यहाँ भी आप सिमेट्रिसिटी देख सकते हो। फिर यहाँ पे देखो √3/2 जो साइन 60 की वैल्यू होगी वही cos 30 की वैल्यू होगी, क्योंकि ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। अभी अभी हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, तो वापस यही चीज़ उसको यहाँ पे अप्लाई करोगे। जो आपकी साइन 60 की वैल्यू होगी वही cos 30 की वैल्यू होगी बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। वैसे ही जो वैल्यू साइन 30 की होगी जैसे कि यहाँ पे दी हुई है 1/2, वही वैल्यू आपकी हो जाएगी cos 60 की 1/2, है ना। अब tan की तो हमें टेंशन लेनी है, क्योंकि tan थीटा हमें पता है, साइन को जब हम cos से डिवाइड कर देंगे तो हमें tan थीटा मिल जाएगा, तो इसको डिवाइड करके डायरेक्टली आप tan थीटा की सारी वैल्यूज निकाल लोगे। हाँ, बट ये जो 3/4 है और ये 4/3 है, ये मैजिक ऑफ ट्राइंगल से आएगा, जो कि 3, 4, 5 का मैजिक अभी हमने पढ़ लिया है। वहां से आप ये सारी 37 डिग्री की और 53 डिग्री की वैल्यूज निकालोगे, फिर आप उसको टेबल में प्लॉट करोगे। तो 90 तक की वैल्यूज में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको 90 से बड़ा एंगल दे दिया तब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकालने हैं वो हम अभी अपकमिंग स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। कि अगर आपको 90 डिग्री से ग्रेटर एंगल दिया है, सपोज करो 120 डिग्री दिया है, 135 डिग्री दिया है, 180 डिग्री दिया है, तो वो एंगल्स हमें कैसे निकालने हैं ये अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब हम आगे इसी को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। सो हाउ टू फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज व्हेन द एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। जब एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो हमें ये रूल को फॉलो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ हमारा 0 डिग्री और 360 डिग्री है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ हमारा 90 डिग्री है ना। सिमिलरली जो रेफरेंस एंगल से मैंने यहाँ मार्क कर दिए हैं 0 डिग्री, 360 डिग्री, 0, 90, फिर 90 के बाद 180 डिग्री, 180 के बाद 270 और 270 के बाद 360 पे वापस हम वही पॉइंट पे आ जाएंगे, वही रेफरेंस एक्सिस पे आ जाएंगे जहाँ पे हम पहले थे, ठीक है। अब ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये जो हमने फर्स्ट नंबरिंग की हुई है तो दिस इज नोन एज फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव का मतलब है जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है हमारे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक, सेक, कॉट, ठीक है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ऑल 6 रेशियोज आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट देखो, यहाँ पे सेकंड मार्किंग की हुई है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव, rest others are negative. In third quadrant you can see
tan और tan का उल्टा क्या होता है, cot, मतलब tan का इनवर्स क्या होता है, cot। तो ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज खाली पॉजिटिव होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में और बाकी सब नेगेटिव होंगे। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो cos और sec आर ओनली पॉजिटिव, रेस्ट अदर्स आर नेगेटिव। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। सो दिस इज द शॉर्ट ट्रिक टू रिमेंबर दिस रूल। नंबर 1, आप इसको 3 तरीके से याद रख सकते हैं। पहला कास्ट रूल, देखो CAST, कास्ट रूल। ओके, नंबर सेकेंड आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड मीन्स A फर्स्ट क्वाड्रेंट, शुगर इज सेकेंड क्वाड्रेंट, टी इज थर्ड क्वाड्रेंट, टू कॉफी इज फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। तो मेरा तो ये वाला फेवरेट है, सेकंड वाले मेथड मैं ज़्यादा फॉलो करता हूँ सेकंड ट्रिक से याद रखने की। आपको जो अच्छा लगे आप उससे रिमेंबर रख सकते हैं। थर्ड वाला है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये भी एक ट्रिक है जिससे आप इसको लर्न कर सकते हो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ASTC। तो आप तीनों में से कोई भी ट्रिक से आप इसको लर्न कर सकते हो। फर्स्ट वन इज कास्ट रूल, CAST, सेकेंड इज ऐड शुगर टू कॉफी एंड थर्ड इज आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो इस तरह की ट्रिक्स है ताकि आपको याद रहे। एस से मतलब साइन और उसका उल्टा, दैट इज कॉसेक इज पॉजिटिव। टी से मतलब टैन और उसका इनवर्स, कॉट इज पॉजिटिव। सी से मतलब कॉस और उसका उल्टा, सेक इज पॉजिटिव, है ना। तो इस तरीके से आप ये याद रख सकते हो, जो कि अभी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत काम आएगा जब हमारा को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थीटा ग्रेटर देन 90 के लिए निकालने होंगे। वहाँ पे हमारे को इसकी बहुत हेल्प पड़ेगी, इसलिए आप इसको अच्छे से याद रखिए, है ना। CAST, कास्ट रूल, जनरली कास्ट रूल बच्चे याद रखते हैं, तो आप उस तरीके से भी इसको लर्न रख सकते हैं। अब जो क्वेश्चन राइज होता है वो ये होता है कि हाउ टू फाइंड द क्वाड्रेंट फॉर अ गिवन एंगल। अगर हमें किसी भी गिवन एंगल का क्वाड्रेंट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल हमें दिया 560 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है कि 560 डिग्री का कौन सा क्वाड्रेंट होगा। तो क्वाड्रेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम 560 डिग्री हमें देखो रोटेट करना है। तो रोटेट कैसे करेंगे, सपोज करो हमने A पॉइंट से स्टार्ट किया, तो A पॉइंट से काउंटर क्लॉकवाइज। क्यों काउंटर क्लॉकवाइज, क्योंकि पॉजिटिव एंगल, तो हम काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। ये हमने रोटेट किया, ये रोटेट करते करते हम पहुंच गए B पॉइंट पे। B पॉइंट पे कितना एंगल कंप्लीट हो गया, 1 कंप्लीट रोटेशन, मतलब 360 डिग्री। अब 360 में कितना ऐड करोगे कि 560 मिलेगा, तो 360 डिग्री मीन्स यू हैव कंप्लीटेड 1 सर्कल। तो 1 कंप्लीट सर्कल इज 360 एंड हाफ सर्कल इज 180 डिग्री। तो 560 में कितना ऐड करोगे कि आपको 360 मिलेगा, 360 में कितना ऐड करोगे कि 560 मिलेगा, दैट इज 200। अब 200 को मैं लिख सकता हूँ 180 प्लस 20 डिग्री। तो अब हमें देखो, हम 1 कंप्लीट सर्कल घूम के B पॉइंट पे आ गए। अब हमें कितना रोटेट करना है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री हम इधर पहुंच गए, प्लस 20 डिग्री। तो 20 डिग्री और रोटेट करेंगे तो D पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, है ना। 180 डिग्री पे हम C पॉइंट पे पहुंचे, फिर हम D पॉइंट पे पहुंच गए। तो D पॉइंट देखो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट। इन दिस वे वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द क्वाड्रेंट फॉर एनी गिवन एंगल। नेक्स्ट आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं, एग्जांपल नंबर 2, 210 डिग्री। अब 210 डिग्री का आपको क्वाड्रेंट निकालना है, तो आप 210 को दो तरीके से लिख सकते हो, या तो 180 प्लस 30 भी लिख सकते हो और 270 माइनस 60 भी लिख सकते हो। पहले हम 180 प्लस 30 के तरीके से देखेंगे। अगर हम 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री रोटेट करेंगे तो देखो हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। तो 180 डिग्री हमने रोटेट किया, तो 180 पे हम आ गए सेकंड क्वाड्रेंट। तो अब 30 डिग्री और रोटेट करना है, देखो 180 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट। अब 30 डिग्री और रोटेट करेंगे तो हम B पॉइंट पे पहुंच गए, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। और दूसरा तरीका क्या है, 270 माइनस 60। तो 270 मतलब हम थे थर्ड क्वाड्रेंट, और माइनस 60 करोगे तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहेंगे, है ना। तो भी आप 270 में से 60 सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी आप B पॉइंट पे आ जाओगे, और 180 प्लस 30 ऐड करोगे तो भी आप B पॉइंट पे आ जाओगे। तो दोनों तरीके से आप फाइंड कर सकते हो, 180 प्लस 30 से भी उसी पॉइंट पे पहुंचोगे और 270 माइनस 60 से भी उसी पॉइंट पे पहुंचोगे। इस तरीके से हम क्वाड्रेंट फाइंड कर सकते हैं। क्वाड्रेंट फाइंड करना क्यों जरूरी है, यह भी आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, अगर नेक्स्ट एग्जांपल है 340 डिग्री। तो 340 डिग्री के लिए अगर आपको निकालना है तो 340 डिग्री के दो तरीके, या तो आप 360 में से 20 माइनस करो, या तो आप 270 में 70 ऐड करो। दोनों तरीके से आप सेम ही जगह पे रीच करोगे। तो सबसे पहले हम चलते 360 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 360 डिग्री मतलब 1 कंप्लीट सर्कल। तो 1 कंप्लीट सर्कल हमने रोटेट किया और उसमें से 20 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हम 20 डिग्री सब्ट्रैक्ट किया तो हम कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट। सिमिलरली आप 270 डिग्री मीन्स आप यहाँ पे पहुंच गए थर्ड क्वाड्रेंट पे, है ना। और आप इसमें प्लस 70 करोगे तो भी आप B पॉइंट पे पहुंचोगे, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। तो आप 360 डिग्री से भी पहुंच सकते हो वही सेम पॉइंट पे, दैट इज पॉइंट नंबर B विच इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, और आप 270 डिग्री से भी वही पॉइंट पे पहुंच सकते हो। तो आपके पास अलग अलग वेज है, आप दोनों वेज में किसी को भी फॉलो कर सकते हो, है ना। आपका आंसर सेम आएगा। क्वाड्रेंट की साइन निकालना बहुत जरूरी है, जिससे हमें पता चला है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में
कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, इसके अलावा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे तो वो नेगेटिव होंगे। इसलिए हमें क्वाड्रेंट जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें पता चल सके कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होगा इस क्वाड्रेंट में। ओके, अब हमारे पास दो फॉर्मेट है, जैसा कि अभी हमने 3 एग्जांपल्स में डिस्कस किया। हम फॉर्मेट 1 भी फॉलो कर सकते हैं, हम फॉर्मेट 2 भी फॉलो कर सकते हैं। अब पहले फॉर्मेट 1 को समझते हैं। फॉर्मेट 1 क्या बोलता है? फॉर्मेट 1 ये बोलता है अगर हम ये वाले फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा, जैसा कि अभी हम कर रहे थे। अगर हम 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा वाले फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, आंसर दोनों फॉर्मेट से बिल्कुल सेम आएंगे, है ना। अभी हम और एग्जांपल से इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको कोई भी एक फॉर्मेट चूज करना है जो भी आपको कन्वीनियंट हो। फॉर्मेट 1 बोलता है कि 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा करोगे तब साइन का साइन में ही रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन का कोई कन्वर्जन नहीं होगा, कॉस में ही रहेगा और टेन का टेन में ही रहेगा, है ना। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आपस में कोई कन्वर्जन नहीं होगा। अगर आप 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा फॉर्मेट फॉलो करते हो तो यहाँ पे साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, टैन कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में और सेक कन्वर्ट हो जाएगा कोसेक में, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, जब आप फॉर्मेट 2 यूज़ करोगे तो आपको उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। अब दूसरी बात, टर्शरी बात जो रही वो ये है कि साइन कैसे डिसाइड करेंगे। तो साइन ऑफ प्लस माइनस डिपेंड्स ऑन ओरिजिनल एंगल। तो ओरिजिनल एंगल ही डिसाइड करेगा, चाहे आप फॉर्मेट 1 को फॉलो करो चाहे फॉर्मेट 2 को फॉलो करो, जो ओरिजिनल एंगल होगा वही प्लस और माइनस का साइन डिस्कस करेगा। अब हम इसको और एग्जाम्पल से देख के और इसको क्लैरिफाई करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, अगर हमें निकालना है साइन 150 का वैल्यू, पहले हम फॉर्मेट 1 से देखेंगे। तो फॉर्मेट 1 को फॉलो करेंगे तो फॉर्मेट 1 में 180 प्लस माइनस थीटा का फॉर्मेट है, ठीक है, या फिर 360 प्लस माइनस थीटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 150 को 180 माइनस 30। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? अब साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो दैट इज साइन 30। और साइन 30 की वैल्यू हमें पता ही है, अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखा, दैट इज 1/2, है ना। यही चीज़ हम फॉर्मेट 2 से भी निकाल सकते हैं। फॉर्मेट 2 में अगर आप फॉलो करते हैं तो वहाँ आप लिखते हैं साइन 90 प्लस 60। हमने जैसा कि अभी देखा फॉर्मेट 2 में 90 और 270 के प्लस माइनस आप करोगे तो 90 प्लस 60 करोगे तो भी आपको 150 मिलेगा। तो साइन 90 प्लस थीटा विल बी कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ पे देखो साइन का कन्वर्जन हो गया कॉस में, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब कॉस 60 की वैल्यू किसके बराबर होगी? साइन 30 के बराबर, दैट इज इक्वल टू 1/2। अब आपको डिसाइड करना है प्लस और माइनस का साइन, तो वो डिपेंड करेगा ओरिजिनल एंगल पे। तो ओरिजिनल एंगल आपका कितना है? 150 डिग्री। अब 150 डिग्री देखो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो 90 डिग्री प्लस, तो 150 180 से तो छोटा ही है ना, तो 180 से अगर छोटा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन पॉजिटिव होता है इसलिए हमने यहाँ पे पॉजिटिव का साइन रखा, ठीक है। तो इस तरह से आप साइन का भी यूज कर लोगे। तो आपको होप फॉर्मेट 1 और फॉर्मेट 2 दोनों क्लियर हो गया। आगे हम और एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपकी क्लैरिटी और हो जाएगी। सपोज करो हमें निकालना है साइन 300 का वैल्यू। तो साइन 300 का वैल्यू पहले हम फॉर्मेट 1 से निकालेंगे। फॉर्मेट 1 में देखो अगर हमें साइन 300 का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, साइन 300 को लिख सकते हैं हम 360 माइनस 30। तो 360 माइनस 30 मीन्स साइन 360 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो साइन 60, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। यही वैल्यू हम फॉर्मेट 2 से भी निकाल सकते हैं। फॉर्मेट 2 में हम फॉलो करेंगे, देखो साइन 270 प्लस 30 करेंगे तो भी हमें साइन 300 ही मिलेगा। अब साइन 270 प्लस थीटा या 90 प्लस थीटा करते हैं तो वो चेंज हो जाता है कॉस में, तो कॉस 30 इट विल बी कॉस थीटा। तो कॉस 30 की वैल्यू भी देखो √3/2 ही होती है, साइन 60 के बराबर, है ना। तो यहाँ पे हमें दोनों की वैल्यूज तो मिल गई। अब हमें साइन डिसाइड करना है, तो साइन विल बी डिसाइडेड बाय ओरिजिनल एंगल। तो ओरिजिनल एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं सबसे पहले वो देखो। तो हम यहाँ से रोटेट होना स्टार्ट करेंगे, तो रोटेट होके हम देखो 300 हमें लेना है, तो 300 270 से तो ज़्यादा ही होगा, तो ऑब्वियसली हम कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो साइन थीटा यहाँ पे नेगेटिव होगा, है ना। साइन थीटा यहाँ पे नेगेटिव होगा क्योंकि इस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? कॉस और उसका उल्टा सेक। तो कॉस और सेक पॉजिटिव है तो साइन थीटा विल बी नेगेटिव, तो यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन अलॉट कर दिया ना। तो नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन विल बी डिसाइडेड बाय द ओरिजिनल एंगल। ये ओरिजिनल एंगल आपका कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, देखो यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन अलॉट किया। नेगेटिव साइन इसलिए अलॉट किया क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन थीटा होता है वो नेगेटिव होता है, रेस्ट अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। अगर यहाँ पे कॉस
300 दिया होता तो cos 300 दिया होता तो हम यहाँ पे प्लस रखते हैं ना, साइन प्लस का रखते हैं। समझ आया? तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। एग्जाम्पल नंबर 3 यू हैव टू कैलकुलेट सपोज tan 930। तो tan 930 जब भी 360 से बड़ा एंगल दिया हो तो आप हमेशा 360 सब्ट्रैक्ट करते जाओ, है ना। 360 सब्ट्रैक्ट करते जाओ तो 930 में से 360 माइनस करो तो क्या हो जाएगा 570। अभी भी अगर 360 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 360 से बड़ा नंबर है तो आप 360 सब्ट्रैक्ट करो, तो 570 में से 360 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिल गया मुझे 210। तो ये हमारा tan 210 अब हमें इस पे ऊपर वर्कआउट करना है ना। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो 360 तो हम रोटेट करेंगे ही ना। जब 0 से हम चालू करते हैं एंगल काउंट करना तो 360 एक बार घूमे, फिर 360 दूसरी बार घूमे, तो कितना हो गया 720। अब 720 के बाद हमें कितना घूमना है, तो 720 के बाद हमें घूमना है 210 डिग्री। तो 210 डिग्री अल्टीमेटली हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, tan 210 की वैल्यू, है ना। तो tan 210 की वैल्यू जो आएगी वो tan 930 के बराबर ही होगी, क्योंकि 360 दो बार घूम चुके हैं, तो दो बार जब हम 360 घूम चुके हैं तो वापस वही क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही आ गया। क्वाड्रेंट पे ऑल साइन पॉजिटिव होता है ना। तो 360 थीटा में प्लस या माइनस करने से उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम 360 माइनस करते जाएंगे जब तक वो नंबर 360 से छोटा ना हो, ठीक है। तो 930 से हम इसको रिड्यूस कर दिया 210 पे। अब फॉर्मेट 1 और फॉर्मेट 2 आपके पास दो मेथड है वापस 210 को लिखने के लिए। या तो आप लिख सकते हो 180 + 30, या तो आप लिख सकते हो 270 - 60। तो चॉइस इज योर्स, आपको कौन सा फॉर्मेट फॉलो करना है आप पे डिपेंड करता है। जब आप tan 180 + थीटा लिखोगे विच इज इक्वल टू tan 30, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 एज यू हैव सीन फ्रॉम द टेबल। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो tan 270 - 60 इज ऑल्सो tan 210 एंड इट्स वैल्यू इज tan 270 - थीटा करोगे तो आपका देखो tan कन्वर्ट हो जाएगा cot में, और यहाँ cot 60 आ जाएगा, दैट इज cot थीटा विच इज इक्वल टू 1/√3। अब आपको डिसाइड करना है साइन आप कौन सा यूज करोगे, प्लस करोगे कि माइनस करोगे, तो डेट विल डिपेंड ऑन क्वाड्रेंट। तो आप tan 210 तो 210 डिग्री देखो कौन से क्वाड्रेंट में आता है, 180 डिग्री तक तो आप यहाँ पे पहुंच गए। 180 के बाद फिर आपको कितने डिग्री घूम रहा है, फिर 30 डिग्री और घूम रहा है, तो आप आ जाओगे थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है, देखो tan और उसका उल्टा पॉजिटिव होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा और उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए हमने यहाँ पे पॉजिटिव साइन रखा। तो इस तरह से आप पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को डिसाइड करोगे विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेंट, और वैल्यूज आप निकाल लोगे, है ना। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस करे इससे आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जब 90 डिग्री से बड़ा एंगल है उस कंडीशन में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे आइडेंटिफाई करना है। इस मेथड से आप हर तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकाल सकते हो, अगर आपको ये क्वाड्रेंट रूल पता है, कास्ट रूल पता है, CAST, और आपको ये प्रोसीजर अप्लाई करनी आती है तो। ओके, नाउ विल मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट इज साइन रूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और फिजिक्स में काफ़ी यूज होता है। अभी हम फिजिक्स का एक एग्जाम्पल लेके भी इस रूल को डिस्कस करेंगे कि इस रूल की कितनी इंपॉर्टेंस है फिजिक्स में, है ना। जिससे आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि आपको किस हद तक ये रूल पता होना चाहिए, है ना। तो सपोज करो आपको एक कोई ट्राइंगल है जिसकी साइड लेंथ हमें दे दी गई है A, B एंड C, स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c इसकी साइड लेंथ हमें दी गई है, और हमें इनके रिस्पेक्टिव एंगल्स भी दे दिए गए हैं जैसे कि अल्फा, बीटा एंड गामा। तो साइन रूल हमें ये बोलता है साइन ऑफ अल्फा अपॉन ए विच इज इक्वल टू साइन ऑफ बीटा अपॉन बी विच इज इक्वल टू साइन ऑफ गामा अपॉन सी। तो दिस इज द साइन रूल। इसका प्रूफ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको अप्लाई करना हमें आना चाहिए। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रूफ हो सकता है मैथमेटिक्स में आपको इम्पोर्टेंट हो, लेकिन फिजिक्स में आपको इसको डायरेक्टली अप्लाई करना आना चाहिए कि इस रूल को हम फिजिक्स में कैसे अप्लाई करेंगे, है ना। जो मेंस वाले स्टूडेंट होंगे उन्हें इसका प्रूफ आता भी होगा, लेकिन हमने यहाँ पे इस प्रूफ को डिस्कस नहीं किया क्योंकि इसका एप्लीकेशन पार्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। प्रूफ इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट बट द एप्लीकेशन ऑफ दिस साइन रूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी आर गोइंग टू सी द एप्लीकेशन by practical example of physics. We are going to apply this rule. अब जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एक बॉब लिया है जिसको एक स्ट्रिंग से हमने सस्पेंड कर दिया है किसी वॉल पर, और ये थीटा एंगल पे सस्पेंडेड है, और इस कंडीशन में ये इक्विलिब्रियम पे। तो इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं हम वो देख लेते हैं। इस पे एक तो टेंशन फोर्स लग रहा है, देखो टेंशन फोर्स T। इस पे पुल हमने लगाया है P, और इसकी खुद की mg लग रही है नीचे की तरफ,
ठीक है, और ये एंगल हमें दिया हुआ है थीटा, है ना। इस कंडीशन में ये इक्विलिब्रियम में, और हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंशन एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पुल पी, है ना। तो हमने क्या किया, इस टेंशन वाले जो फोर्स को हमने इसके पैरेलल देखो एक यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, है ना। वैसे ही हमने mg वाले, इसको एक्चुअली वेक्टर बोलते हैं, ये हम वेक्टर क्वांटिटी, है ना। एक्चुअली ये वेक्टर है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, इसको हम स्लाइड करवा सकते हैं ना। तो यहाँ mg को हमने देखो स्लाइड करवा दिया, तो ये इधर आ गया, और p वेक्टर को भी हमने स्लाइड करा दिया। देखो इसका हेड सेम जगह पे रखना है, इसको हमने ऐसे स्लाइड करवा के इधर लिया, तो अब ये ट्राइंगल फॉर्म कर दिया इन्होंने, है ना। तीनों फोर्सेस ने मिलके एक ट्राइंगल फॉर्म कर दिया। अभी आप खाली इतना समझे कि ये जो फोर्सेस हैं, टेंशन फोर्स mg और ये पुल, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसको हम फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल में। अभी आप खाली इतना समझिए कि आप किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को उसके पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, टेंशन फोर्स ले आए, mg फोर्स ले आए और पुल फोर्स ले आए, तीन तरह के फोर्स आ गए। अब हमें साइन रूल लगाना है, तो साइन रूल क्या बोलता है, साइन एक्स साइन थीटा अपॉन mg। तो साइन ऑफ x ये हमने एंगल x मान लिया। अब इस x की वैल्यू साइन x अपॉन mg विच इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन p विच इज इक्वल टू साइन 90 अपॉन t, ठीक है। जो भी आप एंगल ले रहे हो उसका साइन का रेशियो अपॉन उसके ऑपोजिट फोर्स। तो साइन 90 के ऑपोजिट कौन सा फोर्स लग रहा है, t। साइन थीटा के ऑपोजिट फोर्स क्या लग रहा है, p। और साइन x के ऑपोजिट फोर्स क्या लग रहा है, mg। अब यहाँ पे x की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। ट्राइंगल सम ऑफ एंगल इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। फ्रॉम दैट यू कैन कैलकुलेट द x इक्वल टू 90 माइनस थीटा। तो जब आप इसको सब्सटीट्यूट करोगे 90 माइनस थीटा x की जगह पे, तो साइन 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू कॉस थीटा। सो यू विल गेट कॉस थीटा अपॉन mg इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन p विच इज इक्वल टू साइन 90 अपॉन t। अब देखो ये क्वेश्चन कितना ईजी हो गया, हमने एक ही बार ये इक्वेशन लगाया और हमें तुरंत आंसर मिल गया। अगर हम दूसरे मेथड से इसको करते तो ये काफ़ी लेंथी प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन देखो साइन रूल अप्लाई करने से क्वेश्चन कितना छोटा हो गया और हमने वन स्टेप में इसका आंसर निकाल दिया। जैसे ही हमने इन तीनों इक्वेशंस को कंपेयर किया बाय अप्लाइंग साइन रूल, वी विल गेट t इक्वल टू mg sec थीटा। आप इसको निकाल के देख लेना, आपको मिलेगा t इक्वल टू mg sec थीटा एंड p इक्वल टू mg tan थीटा। इन तीनों इक्वेशंस को कंपेयर करोगे तो ये दो रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे कोई और मेथड लगाता, इक्विलिब्रियम मेथड लगाता सपोज करो, जो कि आप अभी बाद में पढ़ोगे, तो इक्विलिब्रियम मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकता था, लेकिन ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। और साइन रूल का देखो कितना इंपॉर्टेंस है फिजिक्स के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। साइन रूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द सेम प्रॉब्लम कैन ऑल्सो बी सॉल्व बाय अप्लाइंग लैमिस थ्योरम। अब ये लैमिस थ्योरम क्या है, हम इस सेम प्रॉब्लम को लैमिस थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते थे जो हमने साइन रूल लगा के सॉल्व किया। अब ये लैमिस थ्योरम को देखते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस इन द माइंड दैट व्हाट इज इट। तो लैमिस थ्योरम क्या है, अब देखो लैमिस थ्योरम, इफ थ्री कोप्लेनर फोर्सेस, एक ही प्लेन में जो लगते हैं उन्हें हम बोलते हैं कोप्लेनर, आर एक्टिंग एट अ पॉइंट मीन्स कॉन्करेंट, मतलब कोप्लेनर भी है और कॉन्करेंट भी है, जो एक ही पॉइंट पे लगते हैं उन्हें कॉन्करेंट बोलते हैं। बी इन इक्विलिब्रियम देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू। तो ये क्या रूल बोला, तो अब ये रूल क्या है, देखो सपोज करो हमारे पास तीन फोर्सेस लग रहे हैं जो कि कोप्लेनर है और कॉन्करेंट है। जैसे P, Q, R आर द थ्री फोर्सेस विच आर कोप्लेनर, एक ही प्लेन में, और कॉन्करेंट मतलब एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रही है, O पॉइंट, है ना। तो अब देखो यहाँ पे आपको साइन रूल क्या बोलता है, P अपॉन साइन अल्फा, मतलब P जो फोर्स लग रहा है और अपॉन साइन ऑफ उसके ऑपोजिट एंगल, उसके ऑपोजिट एंगल कौन सा है, अल्फा, विच इज इक्वल टू Q अपॉन साइन बीटा। अब Q फोर्स के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, बीटा, और वैसे इक्वल टू R अपॉन साइन गामा, R फोर्स के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, गामा। तो ये जो है ये लैमिस थ्योरम है। लैमिस थ्योरम तभी एप्लीकेबल होगा जब आपके फोर्सेस कोप्लेनर होंगे और कॉन्करेंट होंगे। तो कंडीशन याद रखनी है, बच्चे कंडीशन भूल जाते हैं। लैमिस थ्योरम तो याद रहती है बट कंडीशन ऑल्सो याद रखो कि कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट बी इन अ इक्विलिब्रियम। तो ये कंडीशन है, तभी आप ये वाली थ्योरम लगा सकते हो। अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस एग्जांपल अभी डिस्कस किया, उसी सेम एग्जांपल को हम लैमिस थ्योरम से सॉल्व करके देखेंगे। अब हम एक एग्जांपल, वही वाला सेम एग्जांपल वापस देखते हैं। जैसा कि हमने पहले साइन रूल लगा के इसको सॉल्व किया था, अब हम सेम एग्जांपल को लैमिस थ्योरम से सॉल्व करेंगे। तो लैमिस थ्योरम से कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। अब वही देखो टेंशन फोर्स यहाँ पे पुल लगा था P और यहाँ पे mg। अब हमें इन तीनों के बीच के एंगल्स पता होने चाहिए सबसे पहले, है ना, तीनों फोर्सेस के बीच के एंगल, है ना। तो सबसे पहले T और P के बीच का एंगल क्या होगा, देखो ये थीटा है और ये 90 है,
तो इन दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 90 प्लस थीटा। अब देखो P फोर्स और mg के बीच का एंगल कितना होगा, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। सिमिलरली अब आप mg और t के बीच में देख सकते हो, देखो ये थीटा हो गया, तो ये वाला एंगल जो होगा ये होगा 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा में जब आप 90 डिग्री ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 180 माइनस थीटा। तो हमने तीनों फोर्सेस के बीच के एंगल निकाल लिए। हमने देखा तीनों फोर्सेस जो हैं वो कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में है। तीनों फोर्सेस जो है कॉन्करेंट है, एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं, है ना। तो अब हम लैमिस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले T, टेंशन फोर्स जो हमने लिया उसके ऑपोजिट एंगल क्या है, 90 डिग्री, तो T अपॉन साइन 90 हम लिखेंगे, विच इज इक्वल टू mg। अब mg के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, 90 प्लस थीटा, तो mg अपॉन साइन 90 प्लस थीटा, विच इज इक्वल टू P। अब P फोर्स के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, P फोर्स के ऑपोजिट एंगल है 180 माइनस थीटा, विच इज इक्वल टू P अपॉन साइन 180 माइनस थीटा। तो यहाँ से भी जब आप तीनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो यू विल गेट T इक्वल टू mg sec थीटा एंड P इक्वल टू mg tan थीटा। बिल्कुल सेम आंसर आपको मिल जाएगा जैसा कि हमने प्रीवियसली अभी साइन रूल से निकाला था, वही रिजल्ट्स आपको लैमिस थ्योरम से भी मिलेंगे। तो आपकी मर्जी है, आपको जो भी मेथड इजी लगे। मैंने आपको दोनों मेथड सेम एग्जांपल पे बता दिए, लेकिन आपको उनकी कंडीशन पता होनी चाहिए कि कौन सी कंडीशन पे आप इन रूल्स को अप्लाई करोगे। यू कैन solve either by sine rule or you can solve either by applying Lami's theorem. Next we are going to discuss the cosine rule. This is also very important rule. तो cosine rule को भी पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना sine rule को। अब इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। cosine rule में क्या है, देखो सपोज करो आपको कोई ट्राइंगल दिया है, इसकी साइड्स A, B और C है रिस्पेक्टिवली, और इनके एंगल्स हमें दिए हुए हैं अल्फा, बीटा और गामा। तो कोसाइन रूल क्या बोलता है, देखो ए स्क्वायर इक्वल टू, अगर मुझे ए स्क्वायर निकालना है ये वाली साइड का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा। तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ऑफ एंगल बिटवीन बी एंड सी। तो एंगल बिटवीन बी एंड सी क्या है, अल्फा। तो पहली इक्वेशन आ गई। सिमिलरली अगर आपको बी स्क्वायर निकालना है, तो बी स्क्वायर निकालने के लिए क्या होगा, इसकी ऑपोजिट साइड्स कौन सी है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द ए एंड सी। तो ए और सी साइड के बीच का एंगल क्या है, बीटा, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, बीटा। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन देखो, अगर मुझे सी स्क्वायर निकालना है तो सी के ऑपोजिट साइड कौन सी है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच का एंगल देखोगे, तो जिस साइड का निकालना है उस साइड के बीच का एंगल देखोगे, तो ए और बी के बीच का एंगल क्या है, गामा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ गामा। दिस इज नोन एज कोसाइन रूल। अब हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जिससे कोसाइन रूल की आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। तो कोसाइन रूल का जो एग्जाम्पल है बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है, बड़े ध्यान से इसको देखिए। द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड ऑल द एंगल्स। आपको तीनों साइड्स की लेंथ दे दी है, ए की भी दे दी है, बी की भी दे दी है, सी के भी दे दी है। ए की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू दी हुई है 10 सेंटीमीटर, सी की वैल्यू दी हुई है 12 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड ऑल द एंगल्स। तो फिर से हम वही देखो, पहली इक्वेशन क्या थी हमारी, जैसा कि अभी हमने देखा, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ऑफ अल्फा। इसको ही हम थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो हम कॉस अल्फा की वैल्यू इस इक्वेशन में से निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तो यहाँ से आपको कॉस अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो कॉस अल्फा की वैल्यू जैसी आपको यहाँ मिल जाएगी, तो कॉस अल्फा की वैल्यू की हेल्प से हम देखो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। बी की वैल्यू कितनी है 10, सी की वैल्यू कितनी है 12 और ए की वैल्यू कितनी है 8। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कॉस अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी 3/4। सिमिलरली हम कॉस बीटा और कॉस गामा भी निकालेंगे, जिससे हमें तीनों एंगल्स पता चल जाएंगे ट्राइंगल के। देखो कितना सिंपल मेथड है, बट एट द सेम टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। अब हम देखते हैं सेकेंड इक्वेशन, दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा। अब इसको हम रीअरेंज करेंगे तो हमें कॉस बीटा की वैल्यू मिल जाएगी, और कॉस बीटा की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से देखोगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। जैसे हम इसमें ए बी और सी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, है ना, ए की वैल्यू 8, फिर सी की वैल्यू 12 और बी की वैल्यू 10, तो हमें मिल जाएगा 9/16 विच इज इक्वल टू कॉस बीटा।
फिर हम तीसरी इक्वेशन से कॉस गामा की वैल्यू निकालेंगे, तो कॉस गामा की वैल्यू हमें मिलेगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। और जब यहाँ से हम कॉस गामा को निकालेंगे, इट इज़ नॉट कॉस बीटा, यू कैन राइट हियर कॉस गामा, है ना। जैसे ही हम कॉस गामा को निकालेंगे तो कॉस गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 8 इंटू 10, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1/8। तो इस तरह से हमने अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। हमें अल्फ़ा की वैल्यू भी पता चल गई, बीटा की वैल्यू भी पता चल गई और गामा की वैल्यू भी पता चल गई। तो इस तरह से हमने तीनों एंगल्स निकाल दिया अगर हमें तीनों साइड्स पता है विद द हेल्प ऑफ कोसाइन रूल। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस जनरल सॉल्यूशन फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ये भी कई बार कुछ क्वेश्चंस में आपको हेल्पफुल होते हैं, इसलिए हमने इस वीडियो में इंक्लूड कर लिए हैं। तो आप इसको देख लीजिए फटाफट। सपोज करो आपके पास कोई इक्वेशन आ जाए जब साइन थीटा इक्वल टू 0 आ जाए, तो उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। उसका जनरल सॉल्यूशन होगा, यहाँ पे हम जनरल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो उसका जनरल सॉल्यूशन होगा थीटा इक्वल टू n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। ओके, सपोज करो आपको cos थीटा इक्वल टू 0 ऐसी कोई इक्वेशन आ गई, तो अब थीटा आपका क्या हो जाएगा। देखो साइन 0 कब होता है, जब n मल्टीपल्स ऑफ पाई, साइन 0 भी 0 होता है, साइन 1 पाई भी 0 होता है। n की वैल्यू आप रखते जाओ, -1 रखो, +1 रखो, जितने भी मल्टीपल्स रखोगे पाई के सब मल्टीपल्स पे साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। सिमिलरली cos 90 0 होता है, मतलब cos ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई पे 0 होता है। तो ऑड मल्टीपल्स को हम कैसे लिखेंगे, 2n+1। 2n+1 इज ऑड मल्टीपल। ऑड नंबर को, किसी भी ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैसे यूज करते हैं, 2n+1। तो 2n+1 अपॉन 2, इस 2n+1 के मल्टीपल्स पे सारे पे cos थीटा क्या हो जाएगा 0, वेरी सिंपल, पर n बिलोंग्स टू इंटीजर। सिमिलरली tan थीटा देखो साइन थीटा की तरह ही वेरी कर रहा है। जैसे साइन थीटा इक्वल टू n पाई पे 0 था, तो वैसे ही tan थीटा भी n पाई पे 0 होगा, एकदम सेम ट्रेंड होगा जैसा कि साइन थीटा का था। अब सपोज करो आपको साइन थीटा 0 ना होने की बजाय आपको दिया हो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। आप इन्हीं तीनों बेसिक इक्वेशंस का यूज करके इसको डिराइव कर सकते हैं। जो मेंस के स्टूडेंट हैं उनको लिए मैं ये होमवर्क दे दूंगा, लेकिन जो नीट वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ये जनरल रिजल्ट्स याद रहेंगे तो अच्छी बात है। मेंस वाले जिनकी मैथमेटिक्स थोड़ी स्ट्रांग है वो इजीली इसको डिराइव कर सकते हैं इन तीनों की हेल्प से। इन तीनों की हेल्प से आप इसको डिराइव कर सकते हो। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल, बट द रिजल्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई वी हैव डिस्कस्ड डायरेक्टली द रिजल्ट इन दिस वीडियो। द थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। तो यहाँ से मुझे इसका जनरल रिलेशन मिल जाएगा, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2। सिमिलरली इफ cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो जब cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा होगा तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा, है ना। और अल्फा बिलोंग्स टू 0 to पाई। ओके, देन थर्ड इज इफ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, then theta will be equal to n pi plus alpha, where alpha belongs to open interval -π/2 to +π/2। यहाँ ओपन और क्लोज इंटरवल का खास ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जो मेंस के स्टूडेंट है वो इन तीनों रिलेशन को डिराइव करेंगे और डिराइव करके कमेंट करेंगे कितनों ने खुद से डिराइव किया, है ना। यू कैन ऑल्सो कमेंट कितनों ने ये रिलेशन खुद से डिराइव किया विद द हेल्प ऑफ दीज 3 बेसिक रिलेशन यू हैव टू डिराइव। और जो नीट के स्टूडेंट्स है वो डायरेक्टली इन 6 रिलेशंस को याद रखेंगे, क्योंकि ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में सॉल्व करने में आपको यूज होंगे। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द अनदर एप्लीकेशन फॉर ट्रिग्नोमेट्री। सो जैसा कि आप देख रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हमें क्या एक बेसिक फॉर्मूला पता होता है, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल हमने कंसिडर किया ABC, जिसमें हमने एक अल्टीट्यूड कंस्ट्रक्ट किया AD इज द अल्टीट्यूड। एंगल्स आपको रिस्पेक्टिवली दिए हुए हैं अल्फा, बीटा और गामा। तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में हमारा बेस क्या है, यहाँ पे देखो B, बेस इज अवर B and height is our AD, है ना। BC is our base and height is AD। तो मैं लिख सकता हूँ हाफ इंटू BC इंटू AD। अब ध्यान से देखोगे तो साइन अल्फा इज इक्वल टू AD अपॉन C, है ना। फ्रॉम ट्राइंगल ADC यू कैन सी दैट साइन अल्फा, ये वाले ट्राइंगल में देखो, ये छोटे ट्राइंगल ADC में देखो तो आपको देखिएगा साइन अल्फा इक्वल टू AD अपॉन C, जैसे कि हमने अभी पढ़ा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। वैसे ही आप साइन गामा निकाल सकते हो दूसरे ट्राइंगल में। जब आप देखोगे
साइन गामा आपको मिल जाएगा, ये छोटे वाले ट्राइंगल सेकंड में देखोगे, दैट इज इक्वल टू AD अपॉन A, है ना। और BC जो आपका बेस है वो तो स्मॉल b के बराबर है, ये तो हमें पता ही है। तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस इज b एंड हाइट इज व्हाट, हाइट इज AD। तो AD को आप C साइन अल्फा भी लिख सकते हो फर्स्ट इक्वेशन से, आप AD को C साइन अल्फा भी लिख सकते हो, और सेकेंड इक्वेशन से आप AD को A साइन गामा भी लिख सकते हो। तो आपके पास दो रिजल्ट्स आ जाएंगे, इन दोनों की हेल्प से आप ये दो रिजल्ट्स को ऑब्टेन कर सकते हो, है ना। तो ये दो रिजल्ट्स कौन कौन से हो जाएंगे, देखो पहला रिजल्ट आपका हो गया हाफ इंटू BC साइन अल्फा, एंड सेकेंड रिजल्ट हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज हाफ इंटू AB साइन गामा, है ना। तो इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करके एरिया ऑफ ट्राइंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। खाली इक्विलेटरल ट्राइंगल ही नहीं, एनी ट्राइंगल, आपको कोई भी ट्राइंगल दिया हो आप उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। सो वी हैव ट्राइड टू इंक्लूड ऑल द थिंग्स that is related to basic trigonometry which is asked in JEE mains as well as NEET examination and which are very very important tool. Lastly I would only say that अगर आपके ये टूल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो आप राम जी की तरह एकदम अपने जो आपका टारगेट है फिजिक्स उसको टारगेट कर पाएंगे, और आपके जो एरो है वो एकदम निशाने पे लगेंगे, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। ओके, बाय बाय।